संदेश पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता देते हैं सबसे पहले क्या खास लेकर आए हैं हम शो में आपके लिए। ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं मई महीने के। कैसे रहे हैं फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर कंपनियों के आंकड़े, आपको बताएंगे आगे। और अब स्टॉक्स में क्या करना चाहिए आपको, इस पर भी होगी चर्चा। RHI मैग्नेसिटा में तेजी पिछले कुछ दिनों में हमने देखी, आज जोरदार यहाँ पर 10% का उछाल। क्या है इसकी वजह, एक होगा खास एनालिसिस और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे शो में। तो बाजार की खबर सबसे पहले, वीकली एक्सपायरी के पहले आज बाजार हमने देखा दायरे में कारोबार करते नजर आए। निफ्टी 62 और सेंसेक्स 185 अंक गिरकर बंद हुए, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में सपाट कारोबार देखा गया। हालांकि बैंकिंग शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी बैंक इंडेक्स 125 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। ऑटो कंपनियों ने आज मई बिक्री के आंकड़े पेश किए और इसका असर शेयरों पर भी दिखा। बजाज ऑटो के बिक्री अच्छी नहीं रही और बाजार में शेयर करीब 4% नीचे जाकर बंद हुआ। मिड कैप में कुछ चुनिंदा शेयरों में जिनमें अच्छी तेजी हमने देखी, उनमें टोरेंट फार्मा, BEL, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे शेयर शामिल थे। साथ ही वरुण बेवरेजेस में भी अच्छी खरीदारी थी। इसके अलावा मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की बात करें तो उस लिस्ट में अडानी पावर, सिंजीन, JSW एनर्जी और कोफोर्ज जैसे शेयर शामिल थे। दिन भर बाजार में जिस तरह का एक्शन था उस दौरान हमने कई एक्सपर्ट से भी बातचीत की। इनक्रेड AMC के CIO और CEO मृणाल सिंह ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार पर महंगाई का असर दिखेगा। कंपनियों के लिए महंगाई का बोझ ग्राहकों पर डालना मुश्किल होगा। उनके मुताबिक घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश के बेहतरीन मौके बन रहे हैं। मार्केट पर्टिकुलरली ट्रेड, मैं कहूंगा कि ट्रेड हायर प्राइसेस पुश नहीं कर पा रहा है। अगर हम अक्रॉस द बोर्ड रिजल्ट्स में भी देखें, ना सिर्फ इंडिया में बाहर भी, सो ऑल्दो इन्फ्लेशन नंबर है, बट अगर इन्फ्लेशन पास करने की कोशिश करती हैं कंपनीज तो वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आ रहा है। सो आई थिंक सप्लाई चेन इज नॉट रेडी टू बी एबल टू पास प्राइसेस। सो उसका क्लियर a combination of मैं कहूंगा डिमांड डिस्ट्रक्शन एज वेल एज कूलिंग ऑफ प्राइसेस हो रहा है, जो ब्रॉडर इकोनॉमी और वॉल्यूम और ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो मैं कहूंगा कि मार्केट पर्टिकुलरली ट्रेड थोड़ा पॉज ले रहा है और प्राइसेस रोल बैक हो रहे हैं। एक दूसरा कारण इसका ये भी है बिकॉज चाइना से जो डिसरप्शन है सप्लाई चेन के, वो थोड़े से ईज होने के सिग्नल्स भी आए हैं। सो उससे भी थोड़ा सा मार्केट को राहत है। तो महंगाई का असर भारतीय बाजारों पर दिखाई देगा कुछ अगले दिनों के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू क्या हो सकता है और आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, आस्था जैन और नितिलेश पावस्कर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नितिलेश, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। एक बहुत ही छोटे रेंज में बाजार आज ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। न तो हमने ज़्यादा अटेम्प्ट भी किया लॉन्ग जाने के लिए और ना ही गिरावट बहुत ज़्यादा देखी। कैसे आपको लगता है कि बाजार इस समय पॉइज्ड है, क्या सिचुएशन है और कैसे अप्रोच करना चाहिए इस समय खास तौर पर इंडेक्स को? अगर हम लोगों ने देखा कि कल भी एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में दिख रहा था और 16,660 से लेके 16,670 ये एक सेलिंग जोन की तरह एक्ट कर रहा था। मॉर्निंग शो में मैंने अपडेट किया था, यहाँ पे हम लोग बिकवाली कर सकते हैं और उसका जो टारगेट है वो 16,450 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही आज यहाँ पे देखने को मिला, हम लोगों ने हमारे शॉर्ट्स क्या किए, कवर किए हैं। तो अभी जो निफ्टी का रेंज है, जब तक 16,450 ये ब्रेक ना करे तब तक उसमें सेलिंग ना करे और ऊपर में हमें 16,660 से लेके 16,700 ये फिर से इंपॉर्टेंट रेंज की तरह मार्केट क्या करेगा, एक्ट करेगा। अभी जो मार्केट बीच में चलेगा 16,500 से लेके 16,650, इस ट्रेड में क्या करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करे। जिस भी साइड का ब्रेकआउट देगा तो वहां पे हमें 100 से लेके 200 पॉइंट्स का इमीडिएटली बेसिस के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी के कंपैरिजन में मुझे थोड़ा सा बैंक निफ्टी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ जाते हुए लग रहा है। अगर ये 35,700 से लेके 35,800 ये जोन को अगर ब्रेक कर देता है तो हम लोग फिर से 36,200 से लेके 36,400 ये लेवल हम लोग जरूर देख सकते हैं।
ओके बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर इंडेक्स पर फोकस करना है तो अभी निफ्टी पे नहीं, बैंक निफ्टी पर फोकस कीजिए। और आस्था, यही मेरा सवाल आपसे होने वाला था अगला, जो बढ़िया नीतिलेश ने हमको क्यों भी दिया। बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अलग चल रहा है इस समय। जितना दबाव आप निफ्टी या सेंसेक्स में देखेंगे, बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव जोन में भी जाकर बंद हुआ, 125 पॉइंट ऊपर। आपको क्या लगता है जो नेक्स्ट लेवल ऑफ तेजी आएगी, नेक्स्ट लाइन ऑफ तेजी जो होगी बैंक निफ्टी में स्पेशली, वो कहाँ से आएगी? प्राइवेट बैंक से या पीएसयू बैंक से? कहाँ फोकस करना चाहिए मुझे? गुड इवनिंग सौमित्र। देखिए, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी अभी क्यों तेजी में है उसका भी एक कारण है, ये जो इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो रहता है ये हमेशा अच्छा रहता है बैंकिंग सेक्टर एज अ होल की मैं बात करूं तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि बैंक सेक्टर और जिस तरह से नतीजे आए थे, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग पे हूँ। ऑल्दो पब्लिक सेक्टर बैंक में एक या दो ही बैंक हैं जो मुझे ज्यादा पसंद आते हैं, जिसमें एसबीआई एक तरह से लीडिंग बैंक है। तो अगर एक फोकस बनाना है तो मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा पसंद आता है, आईसीआईसीआई बैंक जिसमें चॉइस रहेगी मेरी पसंदीदा। और अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो एसबीआई, ये दोनों बिल्कुल अच्छे दिग्गज बैंक हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं और नतीजे दोनों ही बैंक ने बहुत अच्छे यहाँ पे पेश किए थे। तो ये दोनों बैंक मुझे अच्छे लगते हैं और राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा निवेश का सेक्टर हो सकता है और उसमें ये दो हमारी चॉइस रही। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, ये दो चॉइस यहाँ पर हैं, इन पर फोकस कर सकते हैं आप। बैंक हमने देखा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं पिछले कुछ समय से। नीतिलेश, मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि जो निफ्टी के टॉप लूजर्स और गेनर्स हैं उसके बारे में अपने दर्शकों को बताया जाए, इसलिए दो चार्ट्स मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक है जेएसडब्ल्यू स्टील, जो निफ्टी का आज टॉप गेनर है, करीब 3.25% ऊपर जाकर बंद हुआ है। और दूसरा है बजाज ऑटो, जो आज करीब 3.25% नीचे जाकर बंद हुआ है। इन दोनों ही गेनर और लूजर पर इस समय क्या चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? देखो, जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर में 560 से लेके 580 एक उसके लिए इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसके ऊपर अगर ये चलना चालू कर देगा तो ही हम लोग इसमें एक तेजी का मोमेंटम देख सकते हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 20 रुपए का एक रेंज है, इस रेंज में थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद अगर ये ब्रेकआउट कर देगा तो 620 से लेके 625 ये इमीडिएटली उसके लिए टारगेट बन के आएंगे। और रही बजाज ऑटो की बात, अगर हम लोग देखेंगे अच्छा खासा एक सेल ऑफ देखने को मिला है और ये सेल ऑफ मेरे हिसाब से कल कंटिन्यू होगा और इसका जो टारगेट बन के आएगा वो नीचे की साइड में 3600 से लेके 3550 ये रेंज में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बजाज ऑटो एक ऐसा काउंटर है जो 4000 का लेवल बार बार टच तो कर रहा है लेकिन उसमें वीकनेस काफी है। तो शायद से कल अगर ये 3700 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देगा तो नीचे में अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम इसमें फिर से हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो अभी बजाज ऑटो में कुछ और गिरावट की संभावना बनी हुई है और ऑटोज पर हम लोग आगे भी फोकस करेंगे, क्योंकि मई महीने के बिक्री के आंकड़े आ गए हैं, उस पर एक एनालिसिस लेकर आएंगे हम। लेकिन इस बीच मैं आपसे जानना चाहूँगा आस्था कि एक स्पेस जिस पर अभी भी लगातार दबाव दिख रहा है वो है एफएमसीजी। आज हम देख रहे हैं एचयूएल का काउंटर करीब 2% नीचे है, नेस्ले करीब 2.5% नीचे है। यहाँ पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो है ही, हालांकि ये लोग धीरे धीरे कस्टमर्स को पास भी करने की कोशिश कर रहे हैं, दाम बढ़ाए हैं इन कंपनियों ने। लेकिन अब क्या नेक्स्ट ट्रिगर हो सकता है एफएमसीजी के लिए? अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो में एफएमसीजी स्टॉक कोई ऐड करना हो तो कौन सा करना चाहिए अभी? जी बिल्कुल समझते हैं। देखिए, दाम तो यहाँ पे इन्होंने बढ़ाए हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर दाम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम पे भी असर आ जाता है, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है एफएमसीजी कंपनियों के लिए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट तो यहाँ बढ़ ही रही है। हम जिस तरह से देख रहे हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जिस तरह से हावी हो रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से अपना मूवमेंट दिखा रही हैं। लेकिन वहीं दाम बढ़ाने से जो वॉल्यूम में एक डिग्रोथ आती है उसका भी हर्जाना एफएमसीजी कंपनियों को भुगतना पड़ता है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि अभी भी ये संभल नहीं पा रही हैं और सभी एफएमसीजी कंपनियों में हमने दबाव देखा है। मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट की कोई जल्दी नहीं है तो थोड़ा-सा अभी रुक जाना चाहिए एफएमसीजी कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बार स्थिति को संभलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो Q1 FY 23 के नतीजे आएँगे जुलाई ऑनवर्ड्स, उसमें बिल्कुल यहाँ पे हमें एक दबाव देखने को मिल सकता है और मार्केट क्योंकि फ्यूचर पहले ही डिस्काउंट करके चलता है, तो उसी के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी कंपनियाँ अभी भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो मैं अभी तो यहाँ पे निवेश करने से पहले रुकने की सलाह दूँगी। तो अभी निवेश करने के लिए जल्दबाज़ी ना करें। थोड़ा समय रुकने के बाद एफएमसीजी कंपनियों पे निवेश करने के बढ़िया मौके मिलेंगे, वहाँ पे निवेश करें।
करेक्ट। जो अगला ट्रिगर अभी दिखाई देता है, जो बाजार पड़ भी रहा है इस समय, वो एफएमसीजी के लिए है मॉनसून का। धीरे धीरे मॉनसून जो है वो ट्रैक पर है, ऑलरेडी केरल पहुंच चुका है और आईएमडी ने अलग अलग तारीखें बता दी हैं कि कब वो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद आगे दिल्ली तक पहुंचेगा, क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर है जिससे रूरल डिमांड बढ़ती है और फिर एफएमसीजी जो है उनके बुक्स पर आपको असर दिखाई देता है। तो जैसा कि आस्था कह रही हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, रुकिए, उसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आगे मिलेगी। तो फिलहाल एफएमसीजी शेयरों से दूर रहने की सलाह है। चलिए, ऑटो स्टॉक्स की हम लोग बात कर रहे थे और मई का महीना तो खत्म हो गया है और आज ऑटो कंपनियों ने पिछले महीने के बिक्री आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। 4 व्हीलर सेगमेंट में टाटा मोटर्स की बिक्री अच्छी रही है, तो 2 व्हीलर्स में बजाज ऑटो ने निराश किया है। आंकड़ों को डिटेल से समझा रही हैं मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। तो इस बार अगर हम देखें तो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल स्पेस, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि ये जो सेगमेंट्स हैं अच्छे नज़र आ रहे हैं। फिर से एक बार इन्होंने बाजी मारी है। पैसेंजर व्हीकल स्पेस में एमएनएम के नंबर्स अनुमान से कई गुना बेहतर देखने को मिले हैं। यहाँ पे उम्मीदें भी लगाई जा रही थी कि अच्छे नंबर्स पोस्ट करेंगे और तीनों ही कंपनीज ऑटोमोटिव और पैसेंजर व्हीकल स्पेस में देखें, चाहे वो एमएनएम हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो या फिर महिंद्रा, इन तीनों ने ही चिप शॉर्टेज की जो दिक्कतें हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करती हुई ये तीनों ही कंपनी नज़र आई है। एमएनएम में 18% की महीने दर महीने ग्रोथ के बाद स्टॉक में एक अच्छा मूव भी देखने को मिला। वहीं अगर कमर्शियल व्हीकल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे भी आयशर मोटर्स, VECV, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के बीच में अशोक लेलैंड बाजी मारता हुआ नजर आया है। यहाँ पे करीब 12% की महीने दर महीने इनकी सेल्स में बढ़त हुई है। अनुमान से भी बेहतर नतीजे इस पर्टिकुलर कंपनी ने पोस्ट किए हैं और आखिरी में देखिए स्टॉक में एक अच्छा मूव भी देखने को मिला। वहीं अन्य दो कंपनीज के जो नंबर्स थे वो अनुमान के मुताबिक रहे। अब 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल मिले जुले कहेंगे कि नतीजे आते हुए दिखे हैं, क्योंकि बजाज ऑटो जहाँ पे उम्मीदें लगाई जा रही थी कि इस बार भी करीब इनका जो ओवरसीज का बिजनेस है यानी एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है वो 2 लाख यूनिट के आसपास रहेगा, वहाँ पे काफ़ी निराशा लगी है हाथ। 1.63 लाख सी केवल ओवरसीज मार्केट में ये कंपनी गाड़ी बेचती हुई नजर आई है और जिसके चलते महीने दर महीने देखें तो 21% की गिरावट है। स्टॉक काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट किया है। इसके बाद निफ्टी में टॉप लूजर आप बजाज ऑटो को ही देखेंगे। वहीं अगर टीवीएस मोटर की बात करें, दोनों ही कंपनीज एक्सपोर्ट पे काफ़ी फोकस करती हैं और मार्केट्स भी सेम है, पर टीवीएस मोटर्स का प्रदर्शन काफ़ी शानदार देखने को मिला है। एक्सपोर्ट्स में भी हल्की बढ़त हुई है और महीने दर महीने देखें तो 3% कंपनी के बिक्री के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन में अनुमान के मुताबिक दोनों ही कंपनीज ने नतीजे घोषित किए हैं, एमएनएम और साथ ही एस्कॉर्ट्स, और आने वाले समय में भी बिक्री यहाँ से अच्छी होगी। रूरल सेंटिमेंट सुधरता हुआ नजर आया है, ऐसा ही दोनों कंपनीज का अंदेशा है। तो मिले जुले आंकड़े कहेंगे, पर कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल स्पेस ने जरूर बाजी मारी है मई के महीने में। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये था ऑटो सेल्स के जो बिक्री के आंकड़े आए हैं मई महीने के। आस्था, आपने जो एनालिसिस किया होगा ये पूरा डेटा देखने के बाद, आपका क्या जो है ऑब्जर्वेशन रहा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल की बिक्री तो बढ़ रही है और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर सृष्टि ने जो पॉइंट आउट किया कि बजाज ऑटो और टीवीएस दोनों सेम स्पेस में हैं, लेकिन टीवीएस के नंबर्स अच्छे रहे हैं सेल के नंबर, जबकि बजाज ऑटो के नंबर खराब रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा रहा होगा? बेसिकली देखा जाए तो क्योंकि एक एक्सपोर्ट मार्केट की अगर हम बात करें तो टीवीएस का काफी बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, तो मुझे लगता है कि वहां का भी एक असर रहा होगा। लेकिन इनफैक्ट टीवीएस मोटर्स के जो मैं नतीजे भी देख रही थी वो भी ठीक ठाक थे। बट ओवरऑल अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो जहां मुझे काफी ज्यादा कंफर्ट आ रहा है वो तो अभी भी अशोक लेलैंड बना हुआ है, क्योंकि बेहतरीन नतीजे ये काउंटर अभी भी पेश करता हुआ हमें नजर आया है और जिस तरह से यहाँ ऑटोमोबाइल फिगर्स आए हैं वो भी काफी सपोर्टिव रहे हैं। तो अशोक लेलैंड मुझे अभी भी पसंद आता है। मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये 170-180 तक के लेवल्स हमें दिखा सकता है। और दूसरा दिग्गज काउंटर जो लगता है वो एमएनएम लगता है। एमएनएम में मुझे लगता है कि अगर मॉनसून ने साथ दिया, क्योंकि एमएनएम एक ऐसा काउंटर है जो पूरा तरह से डिपेंडेंट है अच्छे मॉनसून पे, तो मॉनसून का अगर साथ मिल गया तो एमएनएम यहाँ से और भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, जिसमें हमें 1100 के ऊपर के स्तर भी ये काउंटर दिखा सकता है अगर मॉनसून ने यहाँ पे सपोर्ट किया। मॉनसून ने सपोर्ट किया तो 1100 के ऊपर एमएनएम भी जा सकता है। उसके अलावा अशोक लेलैंड एक स्टॉक है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। ये दो काउंटर्स ऐसे हैं ऑटो स्पेस से जिन पर नज़र रखी जा सकती है। नितिलेश, एक स्टॉक आज छोटा स्टॉक लेकिन अच्छे वॉल्यूम के साथ जोरदार तेजी जिसने दिखाई वो था टिमकेन इंडिया। करीब 17.5% ऊपर जाके बंद हुआ है ये स्टॉक और इसमें हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी ठीक ठाक थे। कोई खास मूवमेंट, कोई खास ब्रेकआउट, क्या इस पे कल भी तेजी जारी रहेगी आपको लगता है?
सर इसमें एक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। टीम केन इंडिया में अच्छा खासा ब्रेकआउट भी स्टॉक ने दिया है, तो इसमें एक तेजी का माहौल फिर से हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर किस वजह से ये स्टॉक फिर से 2580 के आसपास अगर ये मिलता है तो 2500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। ये फिर से ऊपर में 2800 से लेके 2850 ये लेवल के आसपास जाते हुए मुझे लग रहा है। अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, तो डेफिनेटली इसको लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओके, अभी भी ब्रेकआउट है, तो इसमें लॉन्ग करके जाया जा सकता है। और अभी भी जो है आज हमने देखा अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ 17% ऊपर टीम के का स्टॉक जाकर बंद हुआ है, लेकिन अब भी कुछ टीम बाकी है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो भी स्टॉप लॉस आप तय कर रहे हैं उसको ज़रूर स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। एक स्पेस और जिसमें फोकस मैं करना चाहूँगा आस्था, आपसे पूछूंगा, वो है फर्टिलाइज़र का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि रूरल डिमांड की बात हो रही है, मानसून की बात हो रही है, फर्टिलाइज़र एक स्पेस है जिसमें हमने कुछ स्टॉक अच्छे खासे चलते हुए देखे, चाहे वो फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ट्रेवनकोर हो या फिर मद्रास फर्टिलाइज़र, मैंगलोर फर्टिलाइज़र, इन सब में हमने 3 से 6% तक की तेज़ी आते हुए देखी है। आपको लगता है कि कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती है, किसी ट्रेडर को, इन्वेस्टर को अगर देखना है तो इस स्पेस को देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये स्पेस यहाँ पे बढ़िया लगती है। थोड़ा-सा एक जो देखने वाला पॉइंट है वो मॉनसून तो रहेगा, लेकिन फिर भी ये स्पेस अच्छी है और इसमें आपके चैनल पे मैं शायद पहले भी रिकमेंड करी हुई हूँ कोरोमंडल इंटरनेशनल। मुझे वो काउंटर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ऑल्दो जो आपने नाम बताए वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन कोरोमंडल इंटरनेशनल की अगर बात करें तो पर्टिकुलरली ये काउंटर ऐसा है जो कि फंडामेंटली भी काफ़ी सॉलिड कंपनी है और जिस तरह के इन्होंने नतीजे दिखाए थे वो बेहद ही यहाँ पे मजबूत थे। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटली अगर कोई काउंटर पे दाव लगाना चाहिए इन स्तरों पे तो वो कोरोमंडल है। 963 के आसपास का आज का क्लोज है। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ये 1050 तक के स्तर हमें आराम से दिखा सकता है। तो मैं कोरोमंडल इंटरनेशनल पे बेट करना चाहूंगी फर्टिलाइजर स्पेस में। फर्टिलाइजर भी एक स्पेस है जहां पर हमने अच्छा मूवमेंट देखा, और कोरोमंडल यहां पर आप लेके चल सकते हैं। इसमें 1050 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक स्पेस और मैं उसके लिए आप ही के पास आऊँगा आस्था एक बार फिर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चीनी की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और 4 जो है हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। और आज हमने देखा कि जो शुगर कंपनीज़ हैं उनमें अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली। श्री रेणुका शुगर करीब 11.5% ऊपर, धामपुर शुगर मिल्स हम देख रहे हैं करीब 10-10.5% ऊपर, बजाज हिंदुस्तान 4.5%। अगेन सवाल मेरा घूम फिर के वही रहता है कि क्या ये तेज़ी निकल चुकी है या इसमें अभी कोई स्टीम बाकी है? क्या शुगर स्पेस पर नज़र रखनी चाहिए फिलहाल? देखिए मेरे हिसाब से बहुत यहाँ पे जो शुगर स्पेस है वहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे डिमांड एक निकल के आ रही है तो बहुत सॉलिड डिमांड है और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि ये स्पेस में बहुत बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली है। मेरे हिसाब से अगर नया इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी ना करें, क्योंकि आज भी बहुत ज्यादा तेजी हमने बहुत सारे काउंटर्स में देखी थी और बड़ी तेजी देखी थी। तो अमूमन जब इतनी बड़ी तेजी आती है तो थोड़ा सा रुकना बेहतर रहता है। एक बार उसको थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए, फिर उसमें एक पोजीशन बनाने का एक विचार करना चाहिए। तो मैं अभी थोड़ा-सा यहाँ पे रुकने की सलाह दूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अगर डिप्स मिले तो खरीदारी करने की सलाह दूँ। मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। शुगर स्पेस में वो स्ट्रैटेजी लेके आपको चलना चाहिए। नितिलेश, आपको लगता है किसी भी इन शुगर स्टॉक्स में जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनमें 10-10, 11-11% की तेजी है, कोई स्टीम बाकी है चार्ट्स के हिसाब से, कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी? जी सर, 1 मिनट। सर इसमें हम लोग बलरामपुर चीनी को देख सकते हैं। अगर ये काउंटर कल 410 से लेके 420 ये रेंज में कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो हम लोग इसमें लॉन्ग जाना पसंद करेंगे और ऊपर में जो टारगेट बन के आएंगे वो होगा 460 से लेके 470। इसका अगर हम लोग डेली चार्ट देखेंगे तो अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देने के बाद 2 दिन कल से उसी रेंज के आसपास खड़ा है, 420 से लेके 400 ये रेंज में। तो अगर ये कल 420 का लेवल निकाल देता है तो हम लोग फिर से एक अपसाइड मोमेंटम इसमें देख सकते हैं, जो स्टॉक को 40 से 50 रुपए अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, 390 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ये 390 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी जो शुगर स्टॉक्स हैं जो 10-10% चल गए हैं, बलरामपुर चीनी करीब 1.25% ऊपर जाकर बंद हुआ है आज, यानी स्कोप यहां पर बचता है अभी भी। लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखें 390 का, 410 420 के ऊपर अगर
स्टॉक जाता है तो फिर यहाँ पर एक अच्छा अप मूव दिख सकता है। एक स्टॉक एनालिसिस और मेरी रिसर्च टीम लेकर आई है आज, वो है RHI मैग्नेसिटा पर। यहाँ पर शेयर में हमने 10% की शानदार तेजी देखी। पहले इस स्टॉक का नाम ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज था और ये स्टॉक हमने कल भी देखा था, काफ़ी एक्शन में था। क्या वजह है इस तेजी की, क्या ट्रिगर्स हैं, इस पर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। फोकस में रहेगा RHI मैग्नेसिटा, जो उसको पहले आप ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज के नाम से जानते हैं। स्टॉक में अच्छा उछाल देखने मिला, स्टॉक 10% आज ऊपर है। लेकिन जो रैली के रीज़न है वो सबसे पहला है कि चौथे तिमाही के नतीजे अच्छे आए हैं। जो अपॉइंटमेंट हुए CFO के लिए वो स्पेशलाइज करते हैं आपके टर्न अराउंड और मर्जर एक्विजिशन को लेके। आंकड़ों की बात करें तो प्राइस रियलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट देखने मिली है और जो मर्जर बेनिफिट्स है और जो आपकी स्टील प्रोडक्शन की डिमांड है वो अभी भी स्ट्रांग है। और कंपनी जो है अक्वायर करने की बात कर रही है कोई एक डोमेस्टिक रिफ्रैक्टरी कंपनी को, जहां पे लगभग 200 से लेकर 250 करोड़ का जो है कैपेक्स इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप आय देखें और मार्जिन देखें, इन दोनों डेटा में देखें तो एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली, अच्छी स्ट्रेंथ पिछले 5 से लेकर 6 क्वार्टर में जो ग्रोथ की देखने मिले, जो आप देख सकते हैं। लेकिन आगे जाते हुए जो मार्केट शेयर है कंपनी का वो लगभग 16% का है और अनऑर्गेनाइज स्पेस में उनके पीयर सेट का लगभग 6 से 8% का है। लेकिन 3 अहम ट्रिगर है जो आपको याद रखने होंगे कंपनी के लिए। सबसे पहला है कि जो एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट पेरेंट कंपनी के द्वारा देखे जा रही है। कैपेक्स में भी जो है बहुत इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। 2 प्लांट्स है उनके, कटक के ब्रिक्स के लिए, वाइजैक के लिए फ्लो कंट्रोल के लिए, इन दोनों में भी बढ़ोतरी जो है आगे उम्मीद है। और कंपनी ने जो है लाइकली जो है अपने जो इम्पोर्ट्स है उनको जो है डायरेक्ट इंपोर्ट्स को जो है रिप्लेस करने वाले हैं, तब्दील करने वाले, जो लगभग $100 मिलियन का कॉस्ट सेविंग्स देखने मिल सकता है। तो ये तो था आपके इम्पॉर्टेंट बात ट्रिगर, लेकिन रिस्क भी ज़रूर है। साइक्लिकल बिजनेस है और आपके फ्रेट कॉस्ट स्पेशली जो सीक है वो ज़्यादा हो सकते हैं और अगर कस्टमर्स नए नहीं आए तो कंपटीशन में जो इम्पैक्ट पड़ सकता है। करेक्ट। तो ये तो रहे सारे फंडामेंटल रीजन जिसकी वजह से ये तेजी से चल रहा है। लेकिन नितिलेश, क्या आपको लगता है चार्ट्स में RHI मैग्नेसिटा में कोई स्पेस बाकी है? अभी भी 10% ये स्टॉक आज चल गया है, करीब 600 रुपए के आसपास पहुंच गया है, 595 का अब। और अगर हम इस पूरे हफ्ते में देखें तो भी अच्छी खासी तेजी स्टॉक ने दिखाई है, लेकिन आज का मूव तो खास तौर पर अच्छा था ही। क्या व्यू बनता है आपका? कोई और अपॉर्चुनिटी है इसमें कि नहीं? सर, ये स्टॉक ने ऑलरेडी थोड़ा सा मोमेंटम दे चुका है और इसको मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, इस वजह से इसको मैं अवॉइड करना चाहूँगा। प्रॉब्लम फिलहाल, लेकिन जो आज के नंबर्स हैं वो तो आपके सामने स्क्रीन पर है। 595 पर ये स्टॉक पहुंच गया है अच्छी खासी तेजी के साथ। चलिए, वक्त हो गया है मेरे मेहमानों से ये जानने का कि कौन से आइडियाज़ वो शेयर करने वाले हैं आज आपके साथ। वक्त है VIP शेयर्स का। नितिलेश, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बताइए कौन से ट्रेडिंग आइडियाज आप देने वाले हैं आज दर्शकों को? जी सर, जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, तो इंडसइंड बैंक को हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करके जाएंगे। 937 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 955 से लेके 965 ये टारगेट हो सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है 925 रुपीज का। और अगर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट साइड का एक ट्रेड होगा, वो होगा भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल में अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ऊपर से एक वीकनेस देखने को मिल रहा है। 692 से लेके 695 ये लेवल अगर ये ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग करके जा सकते हैं। 705 रुपए का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है और टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 680 से लेके 675। चलिए, तो यहाँ पर जिस भी तरह की स्ट्रैटेजी आपकी है बाजार पर, उस तरह के आइडियाज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बेहतरीन आइडियाज़ यहाँ पर नितिलेश की तरफ से, एक है खरीदारी का, एक है बिकवाली का। भारतीय एयरटेल सेल करके चलिए, स्टॉप लॉस 705 का, टारगेट 680 से 670। और इंडसइंड बैंक को आप बाय करके चलिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस है 925 का और टारगेट है 955 से 965 तक के। तो ये एक बाय एक सेल कॉल। आस्था, आपकी तरफ से कोई आइडियाज़ आज के लिए? सौमित्र, सबसे पहले थोड़ा सा एक अपडेट और देना चाहूंगी। आप अभी RHI मैग्नेसिटा की बात कर रहे थे। जब हमने एक यहाँ पे आप ही के चैनल ने होली पे स्पेशल शो किया था, होली स्टॉक्स, मैंने उसमें भी इसे रिकमेंड किया था, मुझे अच्छे से याद है। 17 मार्च की ये बात है और उसमें मैंने टारगेट 671 का दिया था और इसने हाई बनाया था, उसके बाद
675 का 22 अप्रैल को, उसके बाद से एक फॉल आया था और अब ये वापस से अपने ओल्ड लेवल्स की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और आप लोगों ने जो रिसर्च की है उसके हिसाब से भी अगर देखें तो जो नतीजे आए हैं बेहद बढ़िया नतीजे हैं और ये जो कंपनी जो बेसिकली रिफ्रैक्टरीज होती है, ये काम में आती है अपने आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, क्योंकि ये हीट को रेसिस्ट करती है। तो इनका डिमांड पूरा स्टील सेक्टर से है और अगर स्टील सेक्टर में मजबूती रही तो ये आगे भी चलेगा। क्योंकि ये स्टॉक मैंने आपके चैनल पे रेकमेंड किया था, इसलिए मैं थोड़ी सी इस पे रोशनी डालना चाहूंगी। दूसरी तरफ कि एचबीएल मैं हो पावर सकता है कि सिस्टम्स मुझे आपसे ही पूछना चाहिए था शायद ये इसके बारे में, लेकिन अच्छा हुआ आपने बताया और ये बहुत अच्छी बात है। ये हम दर्शकों को भी बताना चाहते हैं एक बार फिर से कि ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे जो मेहमान आते हैं वो आपको जो कॉल्स देते हैं हम उसको ट्रैक करते हैं सारा दिन और आगे भी ट्रैक करते हैं। और देखिए आरएचआई मैग्नेसिटा में एक बार फिर से जो मूव आया है, आस्था ऑलरेडी इसका कॉल दे चुकी हैं, तो ये कॉल ईटी नाउ स्वदेश पर ही आपको मिल रहा है। चलिए अभी आज जो कल की तैयारी हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें कौन सा कॉल देना चाहेंगे आज आस्था आप? जी बिल्कुल, उसमें एचबीएल पावर सिस्टम्स पसंद आता है। आज भी काफी बढ़िया तेजी थी, लेकिन मैं एक कॉशन यहाँ पे देना चाहती हूँ क्योंकि आज ये बहुत ज्यादा तेज हो गया था 14% के आसपास। तो थोड़ा सा ठंडा हो तब इसमें एंट्री करेंगे तो ज्यादा रिटर्न्स के यहाँ पे मौके मिलेंगे। 95 के आसपास का क्लोज है, मेरे हिसाब से 90 रुपए के आसपास, 90-92 रुपए के आसपास मिलता है तो बढ़िया खरीद होगी। इसमें अभी इनिशियल टारगेट्स तो 110 रुपए के रहेंगे। तो एचबीएल पावर सिस्टम पे एक नजर बनाई जा सकती है, बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। क्योंकि स्टॉक 14% ऑलरेडी आज चल चुका है तो ये ध्यान देने की बात है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है। आप थोड़ा इसमें गिरावट आए स्टॉक में 95 रुपए के आसपास है, 90 के आसपास तक आ जाए जैसा आस्था बता रही हैं, तब इसमें खरीदारी कीजिए। 110 तक के टारगेट आपको एचबीएल पावर में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और नीतिलेश, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और अपने स्टॉक आइडियाज भी शेयर करने के लिए। चलिए कल की तैयारी में आज इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।